जय हिंद। आप सभी का हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग हिंदी स्टार्ट कर किए हैं और आज है हिंदी का यह हमारा 6वां क्लास होगा, जिसमें हम लोग 5 क्लास इसके पहले कवर कर चुके हैं और अभी हम लोग वर्ण और वर्णमाला का आज लास्ट हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे इसको पढ़कर, यानी आज वर्ण और वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने जितना भी चीज़ बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सारा का सारा हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके थे। अब यहीं से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और इसमें और कुछ समझते हैं। देखिए, सारा कुछ आप लोग समझ गए होंगे, इसके पहले वाले वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे। इसमें और क्या एक्स्ट्रा समझना है, ये जो स देख रहे हैं 3 प्रकार के स होते हैं। 3 प्रकार के स होते हैं। ये जो स है, इस वाले स को हम कहते हैं, इसको कहते हैं तालव्य स, ठीक है। और इसको कहते हैं मूर्धन्य स, और इसको कहते हैं हम कौन सा स, दंत स, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग तालव्य स, इसको कहते हैं मूर्धन्य स, और इसको कहते हैं दंत स, ठीक। तो इसके आगे हम लोग अब चलते हैं। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, चलिए। ये जो ट वर्ग वाला दिख रहा है आपको, ट वर्ग वाला, इस वर्ग को हम लोग, ट वर्ग वाला जो दिख रहा है, ट वर्ग वाले को हम लोग कहते हैं कठोर व्यंजन। क्या कहते हैं? कठोर व्यंजन। ट वर्ग वाले को हम लोग कठोर व्यंजन के नाम से जानते हैं। कठोर व्यंजन, ठीक है। ट वर्ग को हम लोग कठोर व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। यानी जितने भी यहाँ व्यंजन दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको छोड़कर यहाँ पर इसमें जितने भी व्यंजन दिखाई दे रहे हैं सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये भी समझना था। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसमें 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, देखिए, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या इसे हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, या उत्क्षिप्त व्यंजन। 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को कहीं कहीं उत्क्षिप्त लिखा मिलता है। तो ये कौन कौन से 2 होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ड, नीचे बिंदी रहेगा, और एक होता है ढ, ढ के नीचे बिंदी रहेगा। इसे हम दोनों को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। जैसे ये बनता है, यह ड कैसे बनता है? देखिए, ये और इसको बोलते हैं हम लोग अ प्लस अ, ठीक। इससे बनता है अ, इसमें अ की ध्वनि आती है। और ढ में क्या आता है? अ प्लस ढ। तो इसमें 2 ध्वनियाँ आती हैं, तो अ और ढ, और ढ, ठीक है। तो इससे हम और ढ को हम लोग कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन दोनों हैं, ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन हमेशा बीच में आते हैं। हमेशा कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं, बीच या अंत में आएंगे। हमेशा जब भी उत्क्षिप्त व्यंजन आएगा, आपको लिखा हुआ कहीं भी मिलेगा उत्क्षिप्त व्यंजन, वो हमेशा या तो बीच में रहेगा या तो अंत में रहेगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं लड़का, तो इसमें अड़ आया और ये कहाँ पर है? बीच में है, ठीक है। कड़ी अड़ आया, ये कहाँ पर है? लास्ट में है। तो जब भी ये उत्क्षिप्त व्यंजन जब भी आएगा, तो हमेशा या तो बीच में आएगा या तो अंत में आएगा, ठीक है। ये कभी शुरू में नहीं आते हैं। तो इतना भी आपको याद रखना है, इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक।
अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा कुछ आप लोग सीख गए होंगे, जो समझ गए होंगे। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे यहाँ बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। 4 होती है। कौन कौन? य, र, ल, व। ये चारों को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इन चारों को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? हालांकि हम लोग उच्चारण स्थान ही पढ़ रहे हैं कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल, व। य का उच्चारण स्थान क्या होता है? र का उच्चारण स्थान, ल का और व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। य का जो उच्चारण स्थान होता है, यह होता है तालव्य। य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। और र का होता है मूर्धा। र का क्या होता है? मूर्धा। और ल का होता है दंत। ल का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत। और व का स्थान उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। 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 ठीक है, दंतोष्ठ। य का उच्चारण स्थान आपका होता है तालव्य। और र का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। और ल का उच्चारण स्थान दंत। और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ठीक है, इतना चीज आप समझ गए। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। चलिए, अर्धस्वर, इसमें 2 होते हैं अर्धस्वर। 2 अर्धस्वर होते हैं। 2 क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। चलिए, 2 अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर कितने होते हैं? 2। अर्धस्वर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से अर्धस्वर 2 होते हैं? कौन कौन? य, व। य और व। य और व को हम लोग अर्धस्वर के नाम, अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। मतलब य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब आता है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन या इसे हम लोग लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन दोनों एक ही होता है। और यह कौन सा होता है? इसको हम र को कहते हैं। किसे कहते हैं? र को। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? र को। र प्रकंपित मतलब जिस व्यंजन को बोलने में हमारा जीभ जो कंपन करती है उसे हम प्रकंपित व्यंजन कहेंगे। और ऐसा कौन सा व्यंजन है? र। ठीक, तो प्रकंपित और लुंठित व्यंजन कौन हो जाएगा? र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है वत्स्य। वत्स्य या पार्श्विक व्यंजन। वत्स्य या पार्श्विक व्यंजन। वत्स्य या पार्श्विक व्यंजन, ये कौन सा व्यंजन, किस व्यंजन को कहते हैं हम? इसको यह हम ल को कहते हैं। किसे कहते हैं? ल को कहते हैं। वत्स्य या पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है जिस व्यंजन को बोलने में वायु हमारे जीभ की दोनों साइड से निकल जाती है उसे हम पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक मतलब होता है जैसे किनारा।
ठीक है। पार्श्विक का मतलब जैसे दोनों साइड से निकल गया, पार्श्विक का मतलब होता है किनारा। अगर वायु हमारे जीभ के दोनों साइड से निकल रही है तब हम उसे कहते हैं कौन सा व्यंजन, पार्श्विक या वर्त से व्यंजन। और यह कौन सा व्यंजन ऐसा होता है, और ऐसा व्यंजन ल होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और हम लोग पढ़ेंगे अब उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या होती कितनी है, उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक, कौन कौन से उष्म व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है स, तीनों स हो जाएगा, तीनों स और ह, तीनों स और ह, इन्हें हम कहते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन का मतलब होता है जिस व्यंजन को बोलने में हमारी हमारी जो वायु है गर्म निकलती है, यानी जो हमारी हवा है, मुख से जो हवा निकलती है गर्म निकलती है, तो उस व्यंजन को हम कहते हैं उष्म व्यंजन। जिस व्यंजन को बोलने पर हमारी वायु, हमारे मुख से जो वायु निकलती है अगर गर्म निकलती है तो उसे हम कहते हैं उष्म व्यंजन। ठीक, चलिए इसे हम कहते हैं तालव्य, तालव्य व्यंजन। इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य, और इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। इस वाले स का उच्चारण स्थान होता है दंत, और ह का उच्चारण स्थान होता है कंठ। कंठ, ठीक है। इसको हम कहेंगे तालव्य स, इसको कहेंगे मूर्धन्य स, और इसको कहेंगे दंत स, और ह को कहते हैं, ह का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक, अब चलते हैं आगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 2। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 2। कौन कौन संयुक्त व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। कौन कौन सा होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है छत्री वाला छ, एक होता है छत्री वाला छ, और होता है त्रिशूल वाला त्र। छत्री वाला छ और त्रिशूल वाला त्र हो जाएगा। इसके बाद ज्ञ होता है ज्ञानी वाला ज्ञ, और एक होता है श्र। ठीक, इन्हीं चारों को हम लोग कहते हैं, इन चारों को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, इन चारों को हम लोग संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। अगर यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ लिखा है संयुक्त। संयुक्त मतलब वह होता है जहाँ पर कई लोग मिले जुले होते हैं, उन्हें हम संयुक्त कहते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन चारों को बनने में किसी और व्यंजन की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक, इन चारों को बनने में किसी और व्यंजन की आवश्यकता हुई होगी, इसीलिए हम लोग इन चारों को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, इन चारों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो आइए समझते हैं कि ये चारों किस किस व्यंजन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, इन चारों को समझते हैं कि किस किस व्यंजन से मिलकर बने हुए हैं। छत्री की बात करें, छत्री वाले छ की बात करें तो यह आपका मिलकर बना होता है क और स से, क और स से, क और मूर्धन्य स से, क और मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। अच्छा, क का जो उच्चारण स्थान होता है
कंठ होता है, कंठ। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और इसका इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक, मूर्धन्य। चलिए, तो आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग इसमें आगे समझते हैं। और अगर हमने यहाँ पर ऐसे पाई लगा दिया इस प्रकार से, तो इसको हल चिन्ह कहते हैं। अगर कहीं भी आपको किसी भी व्यंजन या स्वर व्यंजन पर अगर ऐसे चिन्ह लगा हुआ है, तब उसे हम कहते हैं कौन सा चिन्ह? हल चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है कि यह स्वर रहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। हम नॉर्मली ये जानते हैं कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरे होते हैं। ठीक, कोई भी व्यंजन है तो बिना स्वर के नहीं होता है, उसके साथ स्वर जुड़ा होता है। लेकिन जैसे समझ लीजिए, जैसे अगर हम कहें क, क्या कह दिए? क। आप बोलेंगे ज्यों क, तो आपके मुख से लास्ट में एक ध्वनि आती है जो कि क्या निकलती है? अ। आप एक बार बोल के देखिए, क बोलेंगे तो आपके मुख से एक स्वर निकलेगा, और वह स्वर कौन सा होगा? अ होगा। क्या होगा? अ। इसको हम बड़े विच्छेद करेंगे अगर, तो क हल चिन्ह लगा दिए और प्लस अ, ये दोनों क और अ मिलकर क्या बनता है? क बनता है। इसको हम लोग कहते हैं स्वर रहित व्यंजन। क्या कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित का मतलब इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमने हल चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, तो छत्री वाला छ कैसे बनता है? क और मूर्धन्य स से। चलिए, अब चलते हैं आगे। त्र की बात करते हैं, त्रिशूल वाले की बात करते हैं। यह बनता है त। यह किससे बनता है? त और र और प्लस अ से। इसमें भी अ होगा, इसमें भी अ होगा, क्योंकि छत्री हम छ बोलते हैं तो लास्ट में अ तो आता ही है, तो इसमें भी अ ही होगा। ठीक है, यहाँ भी त्र बोलेंगे आप तो त और र और लास्ट में एक स्वर निकलता है आपके मुख से, वह स्वर होती है कौन सा? अ। ठीक, तो यह त्र किससे मिलकर बना है? त, र और अ से। ठीक, अब इसमें देखिए, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, त और र व्यंजन है, यानी दो व्यंजन के मेल से बना है त्र, इसलिए त्र को क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है ज्ञ। इसके बाद ज्ञ। ज्ञ कैसे बनता है? तो ज्ञ बनता है ज प्लस य, ज्ञ प्लस य। ठीक है, और प्लस अ, ज य। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं व्यंजन। ठीक है, तो दो व्यंजन से मिलकर बना है ज्ञ, तो इसलिए हम ज्ञ को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है श्र। श्री लिखते हैं जब हम लोग श्री, तो श्री हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो श्री यही स, इस स में किस से मिलकर बना है? यह स, यह स, ये वाला स किस से मिलकर बना हुआ है? यह बना है बड़ा वाला स, यानी तालव्य स जिसको हम लोग कहते हैं। तालव्य स प्लस र सभी के नीचे हम हल चिन्ह लगा रहे हैं, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, और प्लस अ इससे मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए हम छ, त्र, ज्ञ, स्र को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 4। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक, छ कैसे किस व्यंजन से मिलकर बना हुआ है? क और मूर्धन्य स से। त्र किस व्यंजन से मिलकर बना हुआ है? त और र से। ज्ञ किस व्यंजन से मिलकर बना हुआ है? ज और य से। स्र किस व्यंजन से मिलकर बना हुआ है? यह
तालव्य स और प्लस र से। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम आगे। चलिए अब बताइए अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है। अल्प प्राण कितने होते हैं? तो अल्प प्राण होते हैं 20। अल्प प्राण कितने होते हैं? 20। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? देखिए अल्प प्राण होता है 135। जब ये नंबरिंग किए थे 1 2 3 4 5। अल्प प्राण महा अल्प महा अल्प अल्प महा अल्प हो गया महा अल्प महा अल्प मतलब अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन कौन से बन रहे हैं? पहला बन रहा है, तीसरा बन रहा है और पांचवा बन रहा है, मतलब 135। तो अल्प प्राण कौन कौन से बनते हैं? 135, पहला तीसरा और पांचवा। ठीक, हर एक वर्ग का पहला वर्ण, हर एक वर्ग का तीसरा और हर एक वर्ग का पांचवा वर्ण बनता है अल्प प्राण। ठीक, तो अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई? 20 प्लस और ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। य र ल व य र ल व ये भी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, 135 याद कर लेंगे अल्प प्राण है। ढ ड और य र ल व ये सभी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण की संख्या कितनी है? तो महाप्राण की संख्या तो 15 है। महाप्राण की संख्या कितनी है? 15। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, हर एक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। ठीक है, ये होते हैं महाप्राण। पहला और दूसरा वर्ण महाप्राण होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? प्लस ये तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स और क्या बचा? एक बचा ह। इसका मतलब सीधे हम कह सकते हैं पहला वर्ण, हर एक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक, ये होते हैं महाप्राण। ठीक, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या आपको टिक करना है 33। व्यंजनों की संख्या होती कितनी है? 33। व्यंजनों की संख्या 33, लेकिन स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य र ल व। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तीनों स होता है और ह होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन कितने होते हैं? तब पर भी आपको टिक करना है 33। कितना? 33। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। अगर पूछ लिया जाए कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन, तब आपको टिक करना है 35। कितना? 35। 35 होता है मूल कुल व्यंजन। 33 प्लस 33 तो होता ही है मूल, तो कुल तो होता 33 होता है मूल व्यंजन, लेकिन कुल 35 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से लेकर? 33 मूल व्यंजन और प्लस 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, जिसको ड और ढ कहते हैं। ठीक, तो कुल व्यंजनों की संख्या 35 और मूल व्यंजनों की संख्या 33। ठीक, अब चलते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि अनुस्वार, अनुस्वर, अनुनासिक और नासिक क्या होते हैं।
अनुस्वर अनुस्वर अनुनासिक या नासिक। अनुस्वार अनुनासिक या नासिक। देखिए प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसे हम लोग अनुस्वर या अनुनासिक या नासिक वर्ण कहते हैं। ठीक, अगर कि प्लस कोई चंद्र बिंदी वाली इसके ऊपर चंद्र बिंदी होता है तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक या अनुस्वर कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक वाले वर्ण का उच्चारण उच्चारण कहाँ से होता है, उच्चारण नाक और मुख से होता है। हर एक वर्ग का पांचवा, जिसे मान लें अंगा होता है, औरा होता है, यहाँ होता है, औरा होता है, यह सभी क्या है, पांचवा वर्ण होता है। हर एक वर्ग का क वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा, च वर्ग का यहाँ। ठीक है, ये पांचवा वर्ण जो बनता है इसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक या अनुस्वर या नासिक। ठीक, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नाक और मुख से होता है। ठीक, अब पढ़ते हैं आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनि किसे कहते हैं, आगत ध्वनि किसे कहते हैं। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि या नवीन विकसित ध्वनि, आगत ध्वनि या इसे हम लोग नवीन विकसित ध्वनि भी कहते हैं। नवीन विकसित ध्वनि, आगत ध्वनि या नवीन विकसित ध्वनि, जैसे ये होता है आ के ऊपर एक ऐसे चंद्रबिंदी लगा होता है। क के नीचे ऐसे बिंदी होता है, इसको नुक्ता वाला क बोलते हैं। ख के नीचे यहाँ बिंदी होगा, इसको नुक्ता बोलते हैं हम लोग। ग, ठीक है, इसके नीचे में बिंदी है तो इसे हम नुक्ता वगैरह बोलते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगत स्वर पर। आगत ध्वनियाँ होती हैं, यह आगत स्वर भी होते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर या नवीन विकसित स्वर। आगत स्वर कौन सा होता है, आ होता है। आ, देखिए यह, इसको हम लोग आ को यानी इसको हम लोग आगत ध्वनि के नाम आगत ध्वनि भी कहते हैं और इसे हम लोग आगत स्वर भी कहते हैं। ठीक, तो इतना बात आपको याद रखना है। इसके बाद आगत व्यंजन पढ़ेंगे। कौन से होते हैं आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए क के नीचे बिंदी, ख के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी, ज के नीचे बिंदी। ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन ये होता है आगत व्यंजन। इसे हम लोग अरबी फारसी ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरबी फारसी ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहेंगे, द्वित्व बोलते हैं इसको, द्वित्व नहीं, द्वित्व। ठीक, द्वित्व व्यंजन जैसे देखिए
जैसे लिखा हुआ है दिल्ली, क्या लिखा हुआ है, दिल्ली, ठीक। तो इसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कैसे पहचान करेंगे हम लोग, दो व्यंजन जो कि सेम होते हैं, समान होते हैं, लेकिन एक आधा होगा और एक पूरा होगा, एक आधा और एक पूरा दोनों एक ही पर होंगे, तो उस प्रकार के जो भी व्यंजन होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली हुआ, जैसे पप्पू हुआ, तो आधा प पूरा प पर है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। कक्कड़ की बात करें, कक्कड़, 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 इसमें भी देखिए ये आधा क और ये पूरा क, आधा क पूरा क दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे कौन सा व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मानक वर्ण और अमानक वर्ण कौन से होते हैं। एक तरफ मानक वर्ण, एक तरफ मानक वर्ण और एक तरफ अमानक वर्ण। मानक वर्ण और अमानक वर्ण जो अभी प्रचलन में है, मानक वर्ण कौन से होते हैं, जो अभी प्रचलन में है, जो अभी प्रचलन में है उसे हम लोग कहते हैं मानक वर्ण, और जो अभी प्रचलन में नहीं है उसे क्या कहते हैं, अमानक वर्ण। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है झ, अभी यह झ हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं, तो यह झ अभी प्रचलन में है, इसलिए इस झ को क्या कहेंगे, हम लोग मानक वर्ण कहेंगे। लेकिन कुछ समय पहले झ कहीं ऐसे बनाया जाता था, ऐसे बनाया जाता था, ऐसे बनता था पहले झ, तो अब यह प्रचलन में नहीं है, ठीक है, यह अमानक वर्ण हो जाएगा। पहले हम लोग लिखते थे द्य, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे द लिखते हैं, लेकिन पहले लिखा जाता था ऐसे, पहले ऐसे लिखा जाता था। तो यह हो गया, यह प्रचलन में नहीं है, लेकिन यह प्रचलन में है। जैसे हमें लिखना विद्यालय, क्या लिखना है, विद्यालय, विद्यालय, तो यह वाला द बनाए हम लोग, इस वाले द को बनाए, तो यह प्रचलन में है, लेकिन यह प्रचलन में है, यह वाला द प्रचलन में है, तो यह कौन सा वर्ण हो जाएगा, मानक। लेकिन अगर अमानक, पहले कैसे लिखते थे हम लोग, पहले ऐसे लिखते थे, पहले ऐसे लिखा जाता था,